नगरीय निकाय चुनाव हम लोगों ने टिकट वितरण से लेकर चुनाव अभियान तक, प्रचार अभियान तक हम लोगों ने बेहद आक्रामक तरीके से चुनाव लड़े। हमारा मनोबल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे कि कोई भी बात है पार्टी फोरम में आना चाहिए। पार्टी फोरम के बाहर आज भी बर्दाश्त में नहीं करूंगा। उस चीज़ पर अड़ी हूँ। आदिवासी हूँ, जुबान का पक्का हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? हमें डराने के लिए आप ईडी का उपयोग कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उनका नाम है दीपक बैज। हालांकि अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीर परिचित चेहरा है सियासत के। ये जो बीता समय रहा है कांग्रेस के लिए कोई गुडी गुडी न्यूज़ वाला नहीं है। लोकसभा से हार की जो शुरुआत हुई है न विधानसभा में थमी, ना ही नगरीय निकाय में आई, ना ही रुकी वो गाड़ी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। नगरीय निकाय में तो करारी हार हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे तो खैर आ ही रहे हैं, मगर वो जो आ रहे हैं वो भी कोई बहुत बेहतरी की ओर नहीं है। तो कई जटिल सवालों के साथ साथ एक खबर ये भी दौड़ निकली है कि दीपक बैज जी भी रवानगी लेने वाले हैं। पीसीसी चीफ पद से मुक्ति होगी। तो कुछ कठिन और चुभते से सवाल हैं, और जैसा दीपक की तासीर रही है, सवाल चाहे जैसा हो सामना मुकम्मल करते हैं। तो सवाल लेकर मैं हाजिर हूं दीपक जी के पास। सर जी नमस्कार। करारी हार हो गई सर, जवाबदेही लेंगे दीपक आप? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव भी कल संभवतः लास्ट टेपुलेशन था। नगरीय निकाय चुनाव हम लोगों ने टिकट वितरण से लेकर चुनाव अभियान तक, प्रचार अभियान तक हम लोगों ने बेहद आक्रामक तरीके से चुनाव लड़े। और नगरीय निकाय चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं। ये हमारा नगरीय निकाय चुनाव उन कार्यकर्ताओं का है जो पार्टी के लिए झंडा उठाते हैं, दरी बिछाते हैं, पार्टी के लिए विधानसभा लोकसभा चुनाव में काम करते हैं और 12 महीना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ पूरी पार्टी भी खड़ी थी, बड़े लीडर भी खड़े थे और चुनाव मजबूती के साथ लड़े, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया। देखिए, कारण सरकार कहीं ना कहीं तो डरी हुई थी। पहले तो चुनाव टालना चाहती थी, फिर अध्यादेश लाए, फिर बोलते हैं कि ईवीएम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन का मंत्री का फोन आता है, उनका मीडिया में बयान उन्होंने दिया। हाँ, स्टेटमेंट आता है मीडिया में कि 3 से 4 बार हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अचानक क्या हो जाता है, फिर ईवीएम से चुनाव कराते हैं। वो भी ऐसा ईवीएम जिसमें पहली बार कि महापौर और पार्षद का एक ही ईवीएम, उसमें वीवीपैट भी नहीं। सवाल तो है, लेकिन फिर भी चुनाव से तो नहीं भाग सकते हम। चुनाव तो लड़े मजबूती के साथ, लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आ पाया। लेकिन यह है कि सवाल यह है कि अब कांग्रेस को मजबूत करने का वक्त है। देखिए, अब तो हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, फिर हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें? देखिए, हम लोगों ने 15 साल की सरकार भी हम लोगों ने देखे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं थी कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। लेकिन फिर भी हम लोग 2028 की तैयारियां अब बूथ स्तर पर करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और जमीनी स्तर में फिर से करेंगे। देखिए, चुनाव हम हारे जरूर हैं, हमारा मनोबल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे सर, लेकिन वही मूल सवाल, किसी भी चीज़ का दोहराव ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई तो जवाबदेही लेगा ना। जवाबदेही का ही सीधा प्रश्न होता है। तो आपने तमाम बातें गिना दी, पर जवाबदेही के प्रश्न पे आप चुप हैं। नहीं, क्यों चुप हो? मैं तो तैयार बैठा हूँ आपके पास बात रखने के लिए। अगर आप मेरे पास बात पूछने आए तो बात रखने के लिए मैं भी बैठा हूँ। दीपक भाई, देखिए, किसी जवाबदेही या किसी प्रश्न या किसी सवाल जवाब से मैं अपने आप से बचने का कोशिश कभी किया न कभी भविष्य में करूँगा। इस कुर्सी में बैठा हूँ तो मेरी हर चीज़ की जवाबदेही है कि मैं हर चीज़ पे जवाब दूँ। देखिए, टिकट वितरण हम लोगों ने, मैं शुरू से जिलाध्यक्ष को बैठक में और बड़े नेताओं बैठक में मैंने साफ साफ कह दिया था
कि ये चुनाव उन कार्यकर्ताओं का है जो पार्टी के लिए झंडा उठाते, दरी बिछाते और 12 महीना काम करते हैं। इसमें तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो कार्यकर्ता है जो साधन संपन्न नहीं भी है, अगर हकदार है, जीत सकता है, तो टिकट उनको मिलना चाहिए। गरीब भी है तो टिकट मिलना चाहिए। रही बात टिकट वितरण की, तमाम विधायक अपने क्षेत्र से उनके हिसाब से टिकट हम लोगों ने दिए। पार्षद से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक उनके पसंद से, उनके रिकमेंड पे टिकट दिए। और तमाम प्रदेश के बड़े लीडर अपने अपने क्षेत्रों में उनकी सहमति से, और हम लोग अपनी सहमति व्यक्त कर उनके हिसाब से हम लोगों ने टिकट दिए। तो जिताने की जवाबदारी भी उनकी बनती है। बेहद महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं हम। विधायकों की अपने क्षेत्रों में जिताने की जवाबदारी उनकी बनती है। बड़े लीडर्स अपने क्षेत्र जिताने की जवाबदारी अपने क्षेत्रों में बनती है। नो डाउट एमएलएस ने, हमारे विधायक साथियों ने मेहनत किए, जिताने के लिए भरपूर प्रयास भी, प्रचार भी किए, और हमारे बड़े लीडर भी प्रचार भी किए। और मैं भी जितना हो सके प्रदेश में कम समय में मैं भी स्वयं भी दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आ पाया। लेकिन क्या जिम्मेदारी से भागेंगे? ठीक है, लेकिन फिर ये बातें जो आती हैं तो उस पर आगे जाते हैं। नहीं, पहले उसी संदर्भ में आ जाते हैं। जवाबदेही के विषय के जैसे ही नतीजे आने लगे, आपके कई जिला संगठनों में ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर कुछ है ही नहीं, वो स्वयंभू हैं। जिला अध्यक्षों का मसला हो, प्रदेश कार्यकारिणी का मसला हो, इनको बदलने और अपनी टीम बनाने का मसला हो। दीपक जी, इसके पहले भी प्रश्न हुए हैं इसे लेकिन मैंने भी किए हैं। आपने कहा जल्द होगा। क्या ये जल्द न होने का दुष्परिणाम है कि आपके जिलाध्यक्ष बेकाबू हैं? मुझे लगता है चुनाव से पहले कुछ जिलों में कमज़ोर परफॉर्मेंस को हम लोग को बदल देना चाहिए था। वो हम लोग समय अभाव की वजह से नहीं बदल पाए। शायद इसी का भी नतीजा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी है। और मुझे लगता है और कुछ कमियां रही होगी तो हम लोग जिला स्तर पे भी समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट भी हम भी ले रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव तो हम लोगों ने लड़े मजबूती के साथ। हारने के बाद कमियां दिखती है, जीतने के बाद तो बड़ा से बड़ा कमियां भी ढक जाती है। बस अंतर ही है। दीपक, आपके स्वभाव के साथ ये कहा जाता है कि जितने क्षत्रप हैं उन क्षत्रपों को आप संतुष्ट करते चलते हो। ठीक है, तुम भी संतुष्ट रहो, तुमको जैसा अपने क्षेत्र में करना है करो। उस फिर में ऐसा नहीं हो गया कि दीपक का व्यक्तित्व और पीसीसी चीफ का जो ओहदा और अनुशासन है पीसीसी का, संगठन का, वो बड़ा कमज़ोर हो गया? आपको लेकर सीधे तौर पर ये कहा जाए, मीडिया में बयान आए कि बेचते हैं प्रवेश टिकट, तो और एक एक डिस्ट्रिक्ट के आपके हेड पीसीसी बॉडी के सदस्य को निकाल देते हैं। कहाँ है अनुशासन आपका? वो जो पीसीसी चीफ का ऑरा होना चाहिए, क्या आप वो उस बारे में ध्यान है आपका? देखिए, कुछ लोग तो मुझे लगता है कि अपने आप को पार्टी से बड़ा नेता समझते। उनको तो समझ में आना चाहिए कि पार्टी से बड़े नहीं है, पहला चीज़। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी बात अगर है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए, ना कि मीडिया हाउस में बात रखना चाहिए। तो पार्टी फोरम में रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें आई, हम लोगों ने उन नेताओं को नोटिस दिया है और उनका जवाब भी आया है। मैं अभी नहीं देखा हूँ, जल्द पीसीसी बैठने के बाद जवाब देखेंगे। फिर अनुशासनहीनता अगर है तो फिर कार्रवाई तो करेंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, हाँ, कुछ बिलासपुर जिले का मामला आया है, उसको मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोगों ने बना दी है। कमेटी गई भी है और रिपोर्ट मेरे ख्याल शायद पीसीसी को नहीं सौंपी है। जैसा पीसीसी की रिपोर्ट आएगी सौंपेंगे, फिर परीक्षण के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन
अगर उसमें मुझे लगता है कि उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, या फिर अगर लगता है कि अपने सीमा लांघकर अगर कुछ कार्रवाई में कहीं चूक हुई है, तो पीसीसी में गंभीरता से विचार करेगी, न्याय तो होगा। भूपेश बघेल का एक बहुत मशहूर जुमला है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब, कि सबको तो नहीं कर सकते मगर एक कौवा टांग दो तो बाकी सारी चिड़िया सहम जाती हैं, सबको समझ में आ जाता है कि शासन है, अनुशासन है। दीपक जी, क्या आपको वो ज़रूरत महसूस होती है? क्योंकि आपके पूरे कार्यकाल में कोई ठोस कार्रवाई हो गई अनुशासन को लेके, सिर्फ आपके समय से नहीं, मतलब एक लंबे अरसे से पीसीसी का अनुशासन जो होता है वो नदारद है। नहीं, देखिए, इससे पहले भी तो कार्रवाई हुई है, हाँ, मेरे लेकिन कार्यकाल में ही कार्रवाई हुई है। मैंने कहा ना कि कुछ एक्स एमएलए को कार्रवाई की है, दो एक्स एमएलए को कार्रवाई की है, और बहुत से ऐसे चुनाव के दौरान भी जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है वहाँ कार्रवाई की है। देखिए, मैंने शुरू से कहा कि जिस दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के आया, पहला जब मीटिंग था उस दिन भी मैंने कहा एक लाइन कि कोई भी बात हो बंद कमरे में, बंद कमरे से बाहर नहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे आपकी बात याद है, आपने ये कहा था कि मुझे गाली भी देना है तो हाँ, दीजिए, क्यों नहीं, मगर बंद कमरे में। हाँ, मुझे डांटना है तो भी मुझे डांट लीजिए, लेकिन बंद कमरे में, पब्लिक प्लेस में नहीं। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और इस पे मैं आज भी अडिग हूँ कि कोई भी बात है पार्टी फोरम में आना चाहिए, पार्टी फोरम के बाहर आज भी बर्दाश्त मैं नहीं करूँगा। उस चीज़ पे अडिग हूँ। आदिवासी हूँ, जुबान का पक्का हूँ, नेक इरादा है, मजबूत इरादा है, ईमानदार हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, अगर पार्टी पे आ जाए तो दीपक भाई कार्रवाई करने पे नहीं चुके। दीपक, आपने जो भी एक बात कही टिकट के वितरण बंटवारे को लेकर, मुझे याद आया अमरजीत भगत ने मुझसे ही कहा था, मैंने खबर भी लगाई थी, उन्होंने कहा कि टिकट बांटते हैं छत्रप, और नुकसान हो गया तो बेचारा आदिवासी पीसीसी चीफ। क्या उस लाइन को हूबहू उतार लें दीपक के लिए? दीपक, आप सहमत हैं? अब देखिए, अमरजीत भगत जी आदिवासी नेता है और वरिष्ठ नेता है। हम लोग आदिवासियों के व्यक्तित्व वो भी अच्छे समझते हैं, मैं भी अच्छे समझता हूँ। अगर कहीं ना कहीं बोले होंगे तो सोच समझ के बोले होंगे, मुझे ज़्यादा उस पर कुछ नहीं कहना है। अगर कहीं ना कहीं बोले होंगे तो सोच समझ के बोले होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हालांकि जब आप जानते हैं आपको क्या देना है, आपके कई साथी इंक्लूडिंग अमरजीत भगत, आपकी इसी टीम में जो लोग अभी भी हैं, वो भी जो ट्राइबल्स ही हैं, वो भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अगर दीपक जी खो हों तो पीसीसी चीफ हम बन जाएं। कई और जगहों से, क्षत्रपों के बीच से ही ये बातें आ रही हैं कि हाँ, अब आपकी विदाई है, अब नए बनेंगे। कैसा लगता है दीपक के लिए, ये बताओ आप। मैं तो काम करने आया हूँ, पार्टी ने मुझे इस कुर्सी में काम करने के लिए बिठाया, और मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ तब से, अगर मेरी रिकॉर्ड देख ले आप, बोले तो मेरे शायद कितना धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, और उसके बाद ब्लॉक स्तर से कितना प्रदर्शन हुआ है, शायद टोटल नहीं कर पाया। मुझे समय देते, टोटल करके दे दूंगा। और बाकी रिकॉर्ड आप एक साल का देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, उनकी विपक्ष कार्यकाल का, हमारी विपक्ष कार्यकाल का, तो कई गुना प्रदर्शन और आंदोलन सरकार के खिलाफ मेरे कार्यकाल में हुआ होगा। लेकिन सवाल ये है कि परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ पाया, लेकिन संघर्ष में कभी कमी की है क्या? सरकार के खिलाफ लड़ने में कभी कमी की है क्या? जनता के मुद्दों के लड़ाई में कभी कमी की है क्या? हम लोग जनता के मुद्दों को बाकायदा, और सरकार की नाकामियों को बाकायदा जनता तक, और जनता के मुद्दों को सरकार तक हम लोगों ने उठाया है। मैं इस कुर्सी पे हाईकमान ने मुझे काम करने के लिए बिठाया, और 24 घंटा में 15 से 18 घंटा मैं लगातार काम करते आया हूँ। सवाल बदलने और नहीं बदलने का, अभी मेरे पास तो ऐसा कोई सूचना है नहीं बदलने का। अगर किन्हीं को सूचना है तो फिर बता दे भाई, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस कुर्सी में जब तक हाईकमान का आशीर्वाद से मैं हूँ, तब तक एक एक मिनट मेरा पार्टी के लिए, अंतिम सांस तक मेरा पार्टी के लिए समर्पित
और पार्टी कहेगी कि दीपक बैज प्रदेश की इस कोने में जाके एक बूथ संभालना है, एक कार्यकर्ता के नाते मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन पार्टी हित में जो भी संघर्ष करना पड़े करेंगे। बाकी देखिए, राजनीति में तो चलती रहती है, कब किसको मौका मिल जाए बोलने के लिए, कब क्या। आप देखिए, सरकार तो है ही नहीं, अब एक अनार 100 बीमार। तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये है कि मैं तो ये सब चीज़ की कभी परवाह करता नहीं। दीपक, आखिरी सवाल है मेरा। सब ठीक ना ठीक ना बेहतर चल ही रहा था, दूध फट ही गया था, नतीजे नहीं आए आपके पर। वो फटे दूध में भी नींबू निचोड़ने ईडी पहुंच गई आपके यहाँ, वो नोटिस वोटिस दे गई, टिका गई है। तो इस सुकमा के जिला कांग्रेस कार्यालय को लेकर जो दरियाफ्त ईडी कर रही है कि हिसाब किताब दीजिए, तो हिसाब किताब है, रखे हैं सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मुझे लगता है देश के इतिहास में अब तक का किसी पार्टी कार्यालय में सेंट्रल एजेंसी पहली बार, शायद मेरे नॉलेज में कभी नहीं हुआ ऐसा कि पहली बार गया होगा पार्टी कार्यालय में। किसी पार्टी कार्यालय में नहीं गई, सही हाँ, है। पहली बार गया होगा, पहली बार हिम्मत करके गए। देखिए, सुकमा कांग्रेस भवन का उन्होंने जानकारी मांगे है, हमारे पास सभी जानकारी है। 4 बिंदुओं पर उन्होंने मांगे जानकारी, हमारे पास सभी जानकारियाँ हैं और सभी चीज़ अवेलेबल है, एक नंबर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1-1 रुपये का हिसाब है। जितने भी जानकारी मांगे वो जानकारी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और मदद भी करेंगे। दीपक, आप मदद करेंगे, लेकिन ईडी ने तो कोर्ट में ये बताया है कि प्रोसीड ऑफ जो क्राइम था, अपराध से अर्जित जो आय थी, उससे सुकमा का जिला कांग्रेस भवन बना है। तो अब आपसे यानी कि पीसीसी से क्यों हिसाब मांग रहे हैं? ये तो उनको पहले से पता है। मैं तो बोल रहा हूँ ईडी को तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी जानकारी मांगना चाहिए। वो तो 200 करोड़ का है, आलीशान 5 स्टार होटल भी का मैं उनके सामने, उनकी भी मांगना चाहिए। आखिर पैसा कहाँ से आया? प्रदेश में इतने सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 2003 के बाद जो सरकार आई 5 साल में ही बना लिए, कहाँ से पैसा आया उनको भी जानकारी मांगना चाहिए। तो एक तरफा कार्रवाई क्यों? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है। सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हम मजबूती से लड़ रहे हैं। कहीं इसका ऐसा तो नहीं कि आप हमें डराने के लिए आप ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपके सवाल आए हैं तो जवाब भी हम देंगे, उसमें तो कहीं कोई शक नहीं। जवाबदारी तो नहीं भाग रहे हैं हम। शुक्रिया दीपक। ये थे दीपक बैज। और जैसा मैं कहते आता हूँ, पहले भी कहा है मैंने कि दीपक सवाल चाहे जैसे हों उससे बचते नहीं हैं। जो लोग दीपक बैज को जानते होंगे सीधे तौर पे या मीडिया के जरिए, इस इंटरव्यू में दीपक ने बताया है कि अगर कुछ बदलाव है तो बदलाव पीसीसी चीफ की कुर्सी से हो ना हो, कांग्रेस के संगठन के भीतर खाने बहुत कुछ होगा। अनुशासन की जिस बात की गुमशुदगी की बात है, शायद वो गुमशुदगी की बात अब गुमशुदा हो जाए। कुछ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। और हाँ, याद रखिएगा, दीपक बैज ने कहा है कि टिकट तो हर नेताजी विधायक जी से पूछ के दिए गए थे, उनकी सम्मति से दिए गए थे। बेहद अहम बातचीत है, तो कोई और भूमिका की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू गौर से देख लीजिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब संकेतों में भी मिल सकते हैं, क्योंकि सियासत है, हर बात सीधी कही नहीं जाती है। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।